देखो भाई, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बचा हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची हुई है। वो ठाकुर सर ऑर्गेनिक करा रहे हैं, तो ठाकुर सर ही उस क्वेश्चन को उठाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन होने के बाद। ठीक है। मैं बायोमोलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। और एक बात याद रखना, सिर्फ इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि भैया सबको प्रेजेंट रहना है, सबको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बायो वालों का चैप्टर है और आप लोग नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इस चैप्टर में। इसलिए अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, फिर इसलिए बात कही गई। ठीक है। तो जिस भी बच्चे को क्लास में थोड़ी बहुत दिक्कत आए कि उस टाइम पर उससे वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार वीडियो देखें, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, चालू हो गई होगी। तो एक बार वीडियो देखें, फिर उसके बाद वो आपका मेरे को डाउट भेजेगी, सर ये डाउट है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको दिक्कत ना आए। वॉइस सबको क्लियर है? आई थिंक सो, वॉइस की कोई प्रॉब्लम यस नहीं हुई। एक बार जिसको वॉइस सबको क्लियर हो तो एक बार थंब इंप्रेशन देंगे सारे। गुड गुड। ठीक है। आशीर्वाद, आपको वॉइस नहीं सुन रही? यस सर, सही है वॉइस। तो थंब इंप्रेशन दे देते भाई। चल, कोई नहीं। चलिए भाई, है ना, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, पहले बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करें कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करें, तो बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग मॉलिक्यूल्स नहीं है। कि बायोमोलिक्यूल्स बोल दिया, बायो मतलब जो जीवन रह रहे हो, मतलब ये लिविंग मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये लाइफ का बेस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जहां से लाइफ शुरू होती है, उस लाइफ के जो बेस रख रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल्स। चाहे वो आप पेड़ पौधों के बारे में लगाएं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के बारे में लगाएं, मतलब जो लाइफ का बेस रखते हैं उन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट ओनली लिविंग मॉलिक्यूल्स। कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग मॉलिक्यूल्स नहीं है, आर नॉट ओनली लिविंग मॉलिक्यूल्स, बट बेसिस ऑफ लाइफ। लेकिन ये क्या है, लाइफ का बेस है, बट बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। सबसे पहली लाइन, सबसे पहला पॉइंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में यही है। उसके बाद हम लोग बोले सेकंड बात इसके बारे में कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है आर, साथ साथ राइट डाउन करते रहेंगे, आर दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल हैं। Biomolecules are those complex organic molecules which acts as the which acts as the structural unit of structural unit of cell। अब मेरे हिसाब से 10th क्लास में पढ़ के आओगे तो सेल तो सबको पता होगा कि सेल क्या होती है। ठीक है। तो सेल क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, फिर लिविंग वंस। ठीक है। तो सेल जो है वो लिविंग लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल लिखते हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
हाइड्रेट्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। थर्ड एग्जाम्पल है लिपिड्स एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हम लोग जो है विटामिन्स भी हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, तो ये सब लोग जो है, ये सब चीजें जो है वो आपके बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बात करें कि हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ते क्या कहते पहले, पहले हम लोग पढ़ते थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, विटामिन के बारे में, हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब विटामिन और हार्मोन्स जो है वो आपके पोर्शन से हटा दिया गया है, ठीक है। विटामिन से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पहले जब था तो लास्ट ईयर तक ये बात थी कि विटामिन अगर है तो विटामिन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें बायोमोलिक्यूल्स क्या काम आते हैं, तो क्या काम आते हैं, फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज एंड exchange of energy, for storage and exchange of energy, these biomolecules are main component in living ones, living ones, ठीक है। देखो, अगर हम लोग सभी लिविंग सिस्टम की बात करें तो सभी लिविंग सिस्टम को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए मैटर और एनर्जी की जरूरत है। अगर हम लोग सभी लिविंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत है, उसको मैटर और एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल जो है उस चीज में काम करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ पर काम करेगा, मेटाबॉलिज्म में। आपको मेटाबॉलिज्म का वर्ड सबने सुन रखा होगा अपनी लाइफ में, मेटाबॉलिज्म। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा खाना नहीं पच रहा डेली, तो हम लोग बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। वो मेटाबॉलिज्म जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ वगैरह आपका सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जो है वो मिलकर क्या देंगे, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिलकर क्या देंगे, सेल्स, सेल्स मिलकर क्या देंगी, टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम, और सिस्टम किस में होता है, लिविंग वंस में, ठीक है। जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो वो एरो नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ से शुरू है कि बायोमोलिक्यूल जो है बेस होता है लाइफ को। तो बायोमोलिक्यूल से क्या मिलेंगे आपको, ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ऑर्गेनेल्स जो है उससे क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, सेल्स से क्या मिलेंगे, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से क्या मिलेंगे, सिस्टम, और सिस्टम से फिर क्या बनता है, लिविंग वंस। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब इस पूरे चैप्टर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब आपको कहाँ से वो बायोमोलिक्यूल मिल रहा है, उसका आपके लिए क्या फंक्शन है, क्या उसके काम है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया हो तो आगे चलो। यस सर। यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चल रहा हूँ। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ओके। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नो सर। बहुत, देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ अभी भी, बहुत ही आप लोग अगर ये सोच के स्टार्टिंग में चलेंगे कि भाई बायो वालों का चैप्टर है तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। हर साल ये चैप्टर जो है वो 3 नंबर का आता है, इस बार इस चैप्टर के मार्क्स जो है वो 4 नंबर कम से कम लगा लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ये सोच लेंगे ना भाई बायो वालों का चैप्टर हम लोगों को नहीं आएगा, तो भाई नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप डेली जो पढ़ाया जाएगा आपको, अगर आप उसको डेली पढ़ेंगे, डेली करते रहेंगे काम, तो आपको इस चैप्टर में बायो वालों से भी अच्छा आएगा, ये मेरा मानना है।
ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए मैंने बताया आपको, पढ़ेंगे क्या क्या, तीन चीजें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सबको मेरी वॉइस क्लियर हो तो मैं किसी भी एक बच्चे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, शायद सबको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता है। ठीक है, बोले कि हम लोगों को एनर्जी किससे मिलती है, खाना खाने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस जरूरी, क्योंकि अब हम लोगों को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इतना तो शायद 10th क्लास तक कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो है फिर वो हम लोगों को एनर्जी देता है। इतना सब लोगों को पता है, वेदर यस और नो, बताइए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लड़कियों की आवाज नहीं आई, लड़कियां नहीं बोली भाई। इतना तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में शायद आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोलते थे कि यहाँ पर दो चीजों से मिलकर बना है, इससे कार्बो प्लस हाइड्रेट। ठीक है, पुराने टाइम में जो डेफिनेशन दी जाती थी कि कार्बो प्लस हाइड्रेट। ठीक है, कार्बो मतलब कार्बन, प्लस में क्या, हाइड्रेट। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के डेज में क्या बोला जाता था, स्टार्टिंग के डेज में बोला जाता था कि भैया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन अर्लियर डेज, इन अर्लियर डेज carbohydrates are regarded as hydrates of carbon। अगर मेरी बात सुन रहे हो सभी तो मैं पूछना चाहूंगा, विधि क्या प्रेजेंट है क्लास में, विधि? यस सर। बच्चों देख के बताओगे प्रेरणा प्रिंसी विधि है या नहीं है? सर है वो क्लास में। है जी, प्रेजेंट है। बढ़िया। मेरी अब मेरे को, आप चलो मैं पूछ लेता हूँ। कल्पना आवाज सुन रही है? यस सर। कल्पना मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, हाइड्रेट मतलब क्या होता है? हाइड्रेट मतलब क्या समझते हैं आप? हाइड्रेट मतलब क्या होगा? हाइड्रेट का फॉर्मूला एक तरह से, कार्बन मतलब तो हो गया सी, हाइड्रेट मतलब क्या समझोगे कल्पना? हाइड्रेट मतलब क्या होता है भैया, H2O। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक तरह से, पुराने टाइम में जो दिया गया था, कि पुराने टाइम में दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CxH2O का होल वाई, CxH2O का होल वाई, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला दिया गया। फॉर एग्जांपल बताए गए, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है।
ठीक है। दूसरा सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज। देखिए आप लोग मान लीजिए x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू भी 6 है, तो फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, मान लीजिए x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 11 है, तो आप रख के देख लीजिए, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है उस तरह से फॉर्मूला बनाएगा CxH2O का होल y। ठीक है, बट क्या बोलते हैं कि बाद में इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, बट later on this definition was rejected, लेकिन बाद में इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, was rejected। ठीक है, क्यों? बिकॉज सबसे पहला रीजन क्या है, बिकॉज कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे, किसको? CxH2O का होल y को। सम कार्बोहाइड्रेट्स, some carbohydrates were not having this general formula। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है उनका ये जनरल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं C5H10O4, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और दूसरा बोल रहा हूं C6H12O5, इसको हम लोग बोलते हैं रेमेनोज। क्या बोलते हैं? रेमेनोज। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 5 है, ठीक है जी, 5 है, C5 हो गया। अगर y की वैल्यू है तो 4 रखते हो तो O4H कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, अगर आप ढंग से देखें। और अगर आप y की वैल्यू 5 करते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x और y की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में भी सेम नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 6 हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। y की वैल्यू अगर 5 रखते हो तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। y की वैल्यू अगर 6 रखते हो तो यहाँ पर तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। तो ये उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता, तो ये लिमिटेशन हो गई। दूसरी चीज, मैनी कंपाउंड्स having CxH2O का होल वर्ग कंपोजिशन, बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी CxH2O को होल बाय की कंपोजिशन होती है, वर नॉट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, वर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए CH3COO, सबको पता है किस क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, C2H4O2, भाई देखोगे 2 कार्बन C2, 4 हाइड्रोजन H4O2। आप देख लो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है। x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, यही आएगा C2H4O2। लेकिन ये क्या है? एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, दूसरा मैं बोलूं HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, सबको पता है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। इकट्ठा करके लिखोगे तो क्या आएगा? CH2O, रख दो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे जो हैं
वो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो CxH2O का होल वाई की कंपोजिशन तो रखते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन CxH2O का होल वाई की कंपोजिशन को नहीं रखते। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर है? राइट डाउन कर लिया Yes, था? sir. दोबारा से चलो एक बार। सर कर लिया था। कर लिया था सर। ओके, मेरी बात ढंग से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा था कि पुराने टाइम में ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट में डेफिनेशन में पूरा खोलोगे, कार्बो प्लस हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब बाद में क्या बोला गया कि उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O का होल वाई। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया कि भैया वो जो है वो कई चीजों में फिट नहीं बैठ रहा। कैसे कि भैया कुछ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन वो CxH2O का होल वाई को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन वो CxH2O को होल वाई की कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। ये चीजें थी यहाँ पर। ठीक है, तो आगे क्या किया गया उस चीज के सॉल्यूशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे उस चीज के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, आगे उस चीज के लिए सॉल्यूशन के लिए क्या गया कि नई डेफिनेशन दी गई है। तो क्या डेफिनेशन दी गई? नई डेफिनेशन, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर those organic compound, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर, मेरी ये डेफिनेशन ढंग से सुनना, विच आर पोली, पोली मतलब ज्यादा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, विच आर पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और दोज which give these on hydrolysis। ठीक है, these are also known as saccharides। इन्हें हम लोग सैकेराइड्स भी बोलते हैं, SACCHARIDES, सैकेराइड्स। ठीक है, बाद में क्या डेफिनेशन दी गई, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक OH और एक एल्डिहाइड हो, तो मेन कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये आपको पता है नेमिंग में। ठीक है, एक मेन कौन होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब बाकी सबके साथ OH ग्रुप होगा, सिर्फ एक कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। ठीक है, दूसरा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब बाकी सबके साथ OH होगा, सिर्फ एक कार्बन कौन सा होगा? कीटोनिक कार्बन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो या फिर वो कंपाउंड्स हो जिनका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहां पर है कि जिनका अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो वो मेरे को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
विच आर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर वो कंपाउंड जिनका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब पॉली मतलब ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, एल्डिहाइड CHO मतलब एक कार्बन के साथ CH होगा, बाकी सबके साथ OH ग्रुप लगा होगा। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब एक के साथ OH कीटोनिक ग्रुप होगा, बाकी सबके साथ OH होगा। और दोज या फिर वो जिनका आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको यही कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब उसके बाद कहता है, एक सेकेंड, अब उसके बाद क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, on the basis of taste, टेस्ट के हिसाब से, on the basis of taste, टेस्ट के हिसाब से carbohydrates are classified as, on the basis of taste carbohydrates are classified as, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन बताया गया है सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से। तो टेस्ट के हिसाब से हम लोग उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। एक किसमें, एक को हम लोग बोलते हैं शुगर और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर। ठीक है, ओके। तो एक बार एंड में अटेंडेंस भेजनी थी गुड़िया। सर भेज रही हूँ। भेज दी? भेज रही हूँ। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अदिति सिंह जी, अदिति गोयल काफी दिन बाद दिखी, अदिति गोयल से पूछना। अदिति गोयल मेरी आवाज सुन रही है? अदिति गोयल, सुबह सुबह नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी हो गई दीदी। अदिति सिंह, अरे मैं बोल रही हूँ। यस सर। ओके अदिति सिंह, तो आप मेरे को ये बताइए कि शुगर क्या होती है? अरे घर में चीनी यूज नहीं करती क्या? चीनी कैसी होती है? चीनी कैसी होती है अदिति सिंह? अपने घर में चीनी के बारे में नहीं बता सकते? सर क्रिस्टल फॉर्म। अच्छा, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। मैंने तो एक ही बात पढ़ रखी है, चीनी मीठी होती है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। हाँ तो वो तो मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने तो ये पढ़ रखा है कि चीनी जो है वो मीठी होती है, विच आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, एंड दूसरा वो वाटर में सोल्यूबल होती है, एंड वाटर सोल्यूबल। तो शुगर जो है वो है जो मीठे होंगे टेस्ट में, एंड वाटर सर आप ऐसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सबने ग्लूकोन डी पिया होगा मेरे हिसाब से। तो फ्रक्टोज, अभी आप सोच रहे होंगे इतनी देर से ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अभी आगे आगे देखोगे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद केन शुगर, केन शुगर मतलब जो गन्ने को से मिलता है वो चीज। ठीक है, अब नॉन शुगर के बारे में क्या बात कहोगे? जो शुगर नहीं है, जो शुगर नहीं है मतलब जो कैसा नहीं होगा, विच आर
नॉट स्वीट इन टेस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेस्टलेस, which are not sweet in taste, एंड दूसरा एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, एंड वाटर में कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा, ठीक है। देखो आपके घर में जब भी चावल वावल बनते होंगे तो मम्मी चावलों को धोती होगी, तो चावलों को धोने के बाद उसमें वो पानी जो है वो व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता होगा। उसका टेस्ट कभी चेक करना कि वो मीठा होता है कैसा होता है, तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है और वो वाटर में कभी भी नहीं मिलता है। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन टेस्ट के हिसाब से। अब आता है इसका मेन क्लासिफिकेशन। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया हो तो रब कर दो मतलब इसको। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, एक second back. ठीक है। उसके बाद जो बात आगे आई वो क्या आई कि भैया उसके बाद आया जो हम हाइड्रोलाइसिस इतनी देर से कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, on the basis of acidic hydrolysis, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं हम लोग किस बेस पे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बेस पे उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड एज। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स मैंने मतलब सैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मैंने ऊपर ही एक लाइन लिख दी थी, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। तो मोनो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो या मोनोसैकेराइड पढ़ लो। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, मतलब एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो भाई। एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट क्या होगी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट मतलब जिसको आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाओगे। तो दोज carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simple compounds, कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग सिंपल कंपाउंड्स में हाइड्रोलाइज ना कर सके, those carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simple compound। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O का होल n, CH2O का होल n, और n की जो वैल्यू होती है वो 3 to कहां तक होती है, 7 तक। कार्बोहाइड्रेट जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल कंपाउंड्स में, और इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CH2O का होल n, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। n की वैल्यू कितने से कितने तक होती है, 3 से 7 तक होती है। फॉर एग्जांपल राइबोज, राइबोज इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिखता हूँ C5H10O5,
n की वैल्यू 5 ले ली, यही फॉर्मूला बनेगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करना है भाई, आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। राइट डाउन कर लिया हो तो मैं एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास किसी टाइम ओवर हो सकती है। ठीक है, ओके, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन करेंगे इसी लिंक से अभी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कोई बच्चा बोल सकता है अभी तक।